तो इतने दिनों के वेट के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है, जिस दिन या फिर आज के दिन, थोड़ा दिन दिन का हेर फेर होते हुए बट कोई दिक्कत नहीं, आज के दिन आई एम गोइंग टू रिव्यू इंटेल कोर i9 12900K। एंड इस रिव्यू से पहले सब लोगों को हैप्पी दिवाली। मुझे पता है कि ये वीडियो का टाइम जो एम्बार्गो लिफ्ट हो रहा है वो 7:30 बजे हो रहा है, मुझे पता है इस टाइम तक आप या तो पूजा कर रहे होगे या फिर आप नीचे पटाखे छुड़ाने चले गए, बट ठीक है, मैं तो नहीं जा पाया बिकॉज मुझे वीडियो बनानी थी, मेरी तो हालत टाइट हो रखी है। बट 2 दिन की जो मेहनत है मेरी इस वीडियो को बनाने में, या फिर 2 से 3 दिन की जो पूरा मैंने बेंचमार्क निचोड़ा है ना इस प्रोसेसर को, वो आपको आज की वीडियो के अंदर दिख जाएगा बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करा इस प्रोसेसर के बारे में। एंड मैंने वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से या फिर इतनी आसान तरीके से आपको समझाने की ट्राई करी है जिसकी वजह से आपको समझ आए कि इंटेल लेना सही में बेटर है या फिर अभी भी AMD ही किंग है। बाय द वे आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, इंटेल ने इस बार झंडे गाड़ दिए एंड इंटेल ने टीम रेड को पीछे छोड़ दिया है। बाकी अगर आपको ये वाला प्रोसेसर का रिव्यू देखना है इंटेल कोर i9 12900K, या फिर इवन आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगाना है ना कि इंटेल की 12th जेन के i7 i5 कैसे होने वाले हैं, दिस इज दी परफेक्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर नॉट ओनली मैं सिर्फ रिव्यू नहीं करने वाला, नॉट ओनली फॉर रिव्यू थोड़ा गलत बोल दिया, बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ रिव्यू के अलावा आपको प्राइस, इसकी पावर कंजप्शन, इसकी टेम्परेचर्स एंड वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको एक प्रोसेसर खरीदते समय इंपॉर्टेंट होती है, वो इसके वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। बाकी अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 5000 लाइक्स का लाइक एम। आई होप आप कंप्लीट करवा दोगे। एंड काफी लंबे टाइम से AMD काफी जनरेशन से इंटेल को धूल चटाता हुआ आ रहा था, बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ, इंटेल ने वापसी कर ली है गेम के अंदर। एंड गेम से वापसी करने का मेरा मतलब है कि नॉट जस्ट ओनली इन गेमिंग बट ऑल्सो जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स है उसके अंदर भी इंटेल की थोड़ा बहुत यहाँ पे एज देखने को मिला है हमको। तो बाकी अब ये तो छोटी मोटी बातें होगी, बट अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पे इंटेल कोर i9 12900K के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो इसकी प्राइसिंग के बारे में चलो लास्ट में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्रोसेसर कैसा है। इसके अंदर एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आपको जैसे नॉर्मली आपको मिलती थी 16 कोर्स 32 थ्रेड ऐसे देखने को मिलती थी ना, बट यहाँ पे अब कोर्स के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन कर दी गई है। इंटेल का जो न्यू 12th जेन ऑल्डर लेक CPU है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कोर के अंदर कुछ इस तरीके से मिलती है, जो कि है परफॉर्मेंस कोर, जो कि है P कोर्स, एंड एफिशिएंट कोर, जो कि है E कोर्स। अब 12900K के अंदर हमको मिलती है 8 P कोर्स एंड 8 E कोर्स। पहले मुझे लग रहा था कि यार ये OS कैसे समझ पाएगी कि यार हमको इस टाइम पे या फिर इस स्पेसिफिक टास्क के अंदर E कोर्स का यूज करना है, P कोर्स का यूज करना है, बट इंटेल का न्यू थ्रेड डायरेक्टर ये चीज आपको एश्योर करके देगा कि वो OS को बता पाए या फिर गाइड कर पाए कि उनको कौन से टाइम पे कौन सी कोर्स को यूज करना है, जिसकी वजह से जो सीमलेस एक्सपीरियंस है आपका वो किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो एंड आपको वही मस्त वाली परफॉर्मेंस मिल पाए। एंड साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत या फिर हिकअप्स देखने को ना मिले जब आप अपने पीसी को यूज करो। बाकी यहाँ पे जो P कोर्स है जो E कोर्स है इनकी अलग अलग क्लॉक स्पीड्स हैं। यहाँ पे हमको जो थ्रेड्स मिलते हैं इस वाले CPU के अंदर 12900K के अंदर वो है 24 थ्रेड्स। एंड एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इंटेल की 10 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पे बेस्ड है। हाँ, इसका नाम 7 नैनोमीटर रखा गया है, बट हाँ ये 10 नैनोमीटर की है, तो पहली बताया तो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये DDR5 भी सपोर्ट करती है, DDR4 भी सपोर्ट करती है। जो इंटेल की न्यू Z690 चिपसेट है उसके साथ ये कंपैटिबल होगी। एंड यहाँ पे आपको PCI Gen 5 का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो काफी नई चीजें, काफी नए प्लेटफॉर्म है। चलो एक काम करते हैं, आपको सीधा लेके चलता हूँ इसकी गेमिंग बेंचमार्क्स की तरफ। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे टेस्ट बेंच के बारे में। एंड मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैंने कितने गेम्स को बेंचमार्क करा है। मैंने यहाँ पे 14 गेम्स को बेंचमार्क करा है एंड काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक पूरा अच्छा खासा डिटेल एनालिसिस पता लग जाएगा कि सच में गेम्स के अंदर ऑन एन एवरेज कितना परसेंटाइल में डिफरेंस देखने को मिलता है हमको व्हेन कंपेयर टू AMD का Ryzen 9 5050X, बिकॉज वो उसके लिए एक बेटर या फिर बेस्ट कॉम्पिटिटर था इंटेल की AMD की साइड से, बिकॉज 16 कोर्स एंड 16 कोर्स थोड़ा नेक टू नेक कंपैरिजन इस वजह से। बाकी सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा टेस्ट बेंच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे AMD की टेस्ट बेंच के बारे में। तो मैंने यहाँ पे यूज करा है AMD का Ryzen 9 5950X, जो कि 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स वाला CPU है। मदरबोर्ड के लिए मैंने यहाँ पे यूज करा है Asus का X570 एक्सट्रीम मदरबोर्ड। यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो मैंने यहाँ पे यूज करी है 16 GB की मेमोरी किट, 8 GB की 2 स्टिक्स यूज करी है। जो अपनी फ्रीक्वेंसी रखी है वो है 3600 मेगाहर्ट्ज। रीजन बीइंग मैं चाहता था कि यार हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम देके फायदा नहीं है, बिकॉज पूरा डीसिंग हो गया। मैं नहीं चाहता था कि AMD किसी भी तरीके से पीछे रहे इंटेल के मुकाबले, अगर हम नेक टू नेक कंपेयर कर रहे हैं। वैसे भी उसको DDR5 का ऑलरेडी एडवांटेज मिल रहा है, यहाँ पे DDR4 है, तो मैं चाहता था कि एक अच्छी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल पाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रखी वो है 3600 मेगाहर्ट्ज। एंड वहाँ पे इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो
अपनी मेमोरी क्लॉक है, यहाँ पे जो अपनी मेमोरी कंट्रोलर की क्लॉक है, एंड यहाँ पे जो इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक है, तीनों की तीनों 1800 मेगाहर्ट्ज पे चलेंगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सिंक रेशियो होगा वो है 1:1:1 रेशियो, जिसकी वजह से जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी वो एक नंबर होगी, एंड आपको किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलने वाली। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका ग्राफिक कार्ड, जो कि मैंने यूज करा है एनवीडिया का GeForce RTX 3080, एंड दिस इज फॉर दी AMD टेस्ट बेंच। अब बात करते हैं इंटेल की टेस्ट बेंच के बारे में। इंटेल के लिए ऑब्वियसली इंटेल कोर i9 1200K, वही 16 कोर वाला CPU, 8 कोर्स P कोर्स, 8 कोर्स E कोर्स, समझ गए, 24 थ्रेड्स। मदरबोर्ड की बात करें तो मैंने यहाँ पे यूज करा है Asus का ROG Maximus G690 हीरो मदरबोर्ड, बहुत अच्छा खासा मदरबोर्ड है, वीडियो के अंदर चल के और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। मैंने यहाँ पे रैम के लिए यूज करी है एस्ट्रा की गंडीवा रैम, एंड यहाँ पे मैंने यूज करी है 16GB की मेमोरी स्टिक, एंड यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4800 मेगाहर्ट्ज, एंड यहाँ पे जो कैश लेटेंसी है वो है CL40। हाँ, तो स्टार्टिंग में देखो आपको इतनी टाइमिंग्स देखने को मिलेंगी, आगे चल के जब और किट्स आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा टाइम होगा इस टेक्नोलॉजी को आए हुए, उसके बाद आपको और टाइटर टाइमिंग्स मिलेंगी। अभी के लिए CL40 है, एंड जो अपनी DDR4 वाली लैम्प स्टिक है उसकी जो कैश लेटेंसी है वो है CL18। तो डिफरेंस देख रहे हो आप तो समझ गए होगे। बाकी ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने आप यूज करा है NVIDIA GeForce RTX 3080। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा गेमिंग बेंचमार्क्स की तरफ। सारे गेम्स को टेस्ट करा गया है ऑन 1080p रेजोल्यूशन, तो अब चलते हैं सीधा गेमिंग की तरफ, एंड फिर मैं आपको इसके ग्राफ भी दिखाऊंगा, फिर सिंथेटिक बेंचमार्क चलते हैं, एंड वीडियो चलती रहेगी। चलो चलते हैं गेम बेंचमार्क्स की तरफ। देखो, इससे पहले कोई भी कंप्लेन करे कि भाई तू ग्राफ्स क्यों नहीं दिखा रहा, तो ग्राफ्स होंगे वीडियो के अंदर, आप बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं ग्राफ्स के बारे में भी, बट आप में से काफी बड़ी ऑडियंस ऐसी है जो कि ये गेम प्लेस देखने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है शैडो ऑफ द टूम रेडर। एकदम नया गेम तो नहीं है, बट हाँ स्टिल काफी ज्यादा डिमांडिंग गेम है, एंड इसके अंदर हमको इंटेल कोर i9 1200K में 9% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 5050X। जो यहाँ पे सेकंड गेम है वो है बैटलफील्ड 5। अगेन बहुत ही बेहतरीन गेम है, दिखने में भी उतना ही अच्छा है, इवन एनवीडिया रे ट्रेसिंग के साथ भी सपोर्ट है इसका, एंड यहाँ पे हमको 13% का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा खासा डिफरेंस है। इंटेल कोर i9 यहाँ पे भी विन करता है। उसके बाद यहाँ पे जो एकदम लेटेस्ट गर्मा गर्म AAA टाइटल है वो है फार क्राई 6, जिसके अंदर हमको यहाँ पे 12% का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i9 विन करता है। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है वॉच डॉग लीजन। पर्सनली मेरी सबसे बेस्ट गेम पूरी मतलब कि वॉच डॉग सीरीज फ्रेंचाइज मेरी बेस्ट सीरीज एक तरीके से, एंड यहाँ पे हमको 12% का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल विन कर रहा है ऑब्वियसली, मतलब कि सारे गेम्स के अंदर इंटेल ही विन कर रहा है, बस एक गेम है जिसके अंदर इंटेल विन नहीं कर रहा है, वो आपको सबसे लास्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2। इसके अंदर हमको 2% का डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे भी इंटेल विन करता है AMD से। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर। ये भी अच्छा खासा एकदम नया नवेला सा ही गेम है काइंड ऑफ। इसके अंदर हमको 6% का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i9 विन करता है 5050X से। जहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है डूम इटर्नल। यहाँ पे हमको 12% का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड ये गेम तो मैं लिटरली कभी भी खेल लूँ बैठ के, बहुत बेहतरीन गेम लगती है मुझे ये, अच्छा खासा मारने मुड़ने में बड़ा मजा आता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल विन करता है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक 2077। काइंड ऑफ काफी बदनाम गेम है, स्टोरी वाइज अच्छी है, बट हाँ स्टार्टिंग में बहुत बदनामी देखने को मिली थी, एंड यहाँ पे इसके अंदर हमको इंटेल कोर i9 में 3% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 5050X। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है कोजिमा प्रोडक्शंस की तरफ से आने वाला डेथ स्ट्रैंडिंग। काफी लोगों को पसंद नहीं आता, बट मुझे पर्सनली काफी ज्यादा खतरनाक स्टोरी लाइन लगती है इस गेम की, एंड इसके अंदर भी हमको 2% का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल विन होता है 5050X से। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है असैसिन्स क्रीड वालाहाला, एंड ये मैंने बहुत लंबे टाइम से बेंचमार्क नहीं करी है, बट फाइनली अब मैंने ये ले ली है, एंड अब आपको आगे आने वाले रिव्यूज के अंदर ये भी गेम इंक्लूड हुआ मिलेगा। इसके अंदर हमको 5% का डिफरेंस मिलता है, मतलब कि i9 5% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू 5050X। उसके बाद यहाँ पे जो एकदम नया नवेला गेम है जो कि है मार्वल का गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी बाय द वे। तो ये वाला जो गेम है अभी के लिए वन ऑफ माई फेवरेट टाइटल्स में से बनता होने वाला है, बिकॉज ये दिखने में गेम बहुत सुंदर है, एंड यहाँ पे इस वाले गेम के अंदर हमको 26% का डिफरेंस देखने को मिलता है व्हेन कंपेयर टू 5050X, मतलब कि यहाँ पे भी इंटेल विन करता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है मेट्रो एक्सोडस, एंड इसके अंदर हमको यहाँ पे 2% का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये भी काइंड ऑफ काफी ज्यादा डिमांडिंग टाइटल है, एंड इसके अंदर भी आप कितना भी अच्छा हार्डवेयर दे रहे हो, इसके अंदर आपको FPS थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। इसके अंदर भी इंटेल विन होता है विद 3% ऑफ डिफरेंस, एंड यहाँ पे ये भी जो टाइटल है ये भी मैंने काफी खेला है पहले, एंड मजा आता है इसको भी खेल के, बट मुझे कोल्ड वॉर ज्यादा अच्छा लगा। जो यहाँ पे सिर्फ एक गेम है जिसके अंदर AMD विन होता है वो है CSGO काउंटर स्ट्राइक, अपना सबका फेवरेट गेम, एंड इसके अंदर यहाँ पे इंटेल 2% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू AMD। तो ये जो सारे के सारे गेम्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम 14 में से 13 टाइटल्स में से इंटेल विन करता है, एंड एक ही टाइटल है CSGO जिसके अंदर यहाँ पे मेरी टेस्टिंग के अंदर टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे AMD विन करे, ठीक है। तो ये है इसका गेमिंग का सारा सीन।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इसके ग्राफ्स की तरफ, एंड जो यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ्स होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे, वहाँ पे उसकी सारी सेटिंग्स मेंशन होंगी, कौन सी विंडोज पे टेस्टिंग करी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे जो विंडोज यूज करी है वो है विंडोज 10 प्रो वर्जन 21H1। यहाँ पे जो OS बिल्ड है वो है 19043.1320। रीजन बीन विंडोज 11 में यार थोड़ा इंटेल को ज्यादा वो मिल रहा है ना, थोड़ा एज मिल रहा है, अभी बग्स ठीक हो रहे हैं, बट स्टिल एक सेफर साइड पे एंड एक अच्छी खासी बिल्कुल जेन्युइन आपको रिपोर्ट देखने को मिल पाए, इस वजह से मैंने विंडोज 10 को यूज करा है। एंड अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्राफ्स की तरफ। वहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स, वहाँ पे आपको परसेंटाइल डिफरेंस तो नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, बट वहाँ पे आपको एवरेज FPS एंड वहाँ पे आपको 1% लॉस देखने को मिलेंगे। तो आप देख पाना कि आपको कितना कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ्स को देख लिया होगा एंड आपको पता लग गया होगा कि इंटेल की जो एवरेज FPS है, इवन जो 1% लोज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इससे पता लगता है कि जो गेमिंग है वो कितनी ज्यादा बिना हिकअप्स के होने वाली है। आपको यहाँ पे स्टटर्स, लैग जो सबसे कम देखने को मिलेगा आपको इंटेल में देखने को मिलने वाला है अभी के टाइम पे। नॉट ओनली जस्ट एवरेज FPS बट ऑल्सो दी 1% लोज आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। तो ये काफी बढ़िया साइड हो गया अभी इंटेल का। इंटेल वापस से गेमिंग किंग हो चुका है, वैसे वो गेमिंग किंग था ही, बट अभी के लिए गेमिंग के अंदर सच में 50-50 को उसने पीछे कर दिया है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्राफ है वो आपको समझाएगा कि इन गेम्स का जो ओवरऑल एवरेज है, तो अगर मैं आप मुझसे पूछो कि यार 50-50x से ओवरऑल इंटेल कोर i9 1200 के कितना फास्ट है, तो मेरी जो 13 गेम्स के एवरेज है उसके अंदर यहाँ पे ये 8 to 10% गेमिंग के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इंटेल वाला जो प्रोसेसर है AMD से। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 8 to 10% इंटेल अब गेमिंग में फास्टर हो चुका है AMD से। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड इशू जो कि मुझे फेस हुआ वाइल गेमिंग एंड जब मैं अपनी बेंचमार्किंग कर रहा था। तो यहाँ पे आप सोचोगे एंड मुझे भी बहुत वियर्ड लगा कि यार ये हो क्यों रहा है इसका। मुझे तो एक ही चीज समझ आया कि इंटेल का न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, क्या पता OS को समझ ना आ रहा हो या फिर वो किसी तरीके से कुछ ना समझ पा रही हो, इंटेल थ्रेड डायरेक्टर को भी समझ ना आ रहा हो कि वो इसको क्या समझा रहा है। इस वजह से मे बी गेम्स के अंदर क्रैशेस या फिर वो बार बार मल्टीपल टाइम रीरन हो रही थी। तो बहुत अजीब से ग्लिचेस थे जो 2 गेम के अंदर मुझे मेजरली देखने को मिला, बाकी में तो नहीं देखने को मिला, मेजरली नहीं। 2 गेम्स थे, वो थी Assassin's Creed Valhalla एंड Watch Dogs Legion। दोनों ही गेम्स के अंदर जो कॉमन लिंक है वो ये है कि ये बनाई गई है यूबीसॉफ्ट की तरफ से एंड गेम को ऑन कर दी, कभी वो रन नहीं हो रही थी, अपने आप ही वो टास्क मैनेजर से गायब हो रही थी, मतलब कि अपने आप ही चले जा रही थी। कभी कभार रन हुई भी बट चलने के बाद अपने आप ही वो क्रैश हो गई। तो बहुत वियर्ड इशू था ये, कुछ गेम्स के अंदर देखने को मिला मुझे, तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि अब गेमिंग का किंग जो कि पहले भी था बट अब एक तरीके से नाक ऊपर उठा के इंटेल बोल सकता है कि हाँ हमने अपना क्राउन वापस ले लिया। बिकॉज यहाँ पे अब चलते हैं सीधा सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ एंड यहाँ पे मैंने कुछ और अच्छी खासी टेस्टिंग करी है जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस सिंथेटिक बेंचमार्क वाली टेस्टिंग की वजह से आपको पता लग जाएगा कि नॉट जस्ट इन गेमिंग बट ऑल्सो इन मल्टीपल, जो जिसमें आपको मल्टीपल कोर्स का यूटिलाइजेशन होता है या फिर ओवरऑल जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो कैसी हुई है CPU की। बिकॉज अगेन है तो 16 कोर ही बट यहाँ पे थोड़े थ्रेड्स की इधर उधर हेर फेर हुई है। आपको लग रहा होगा कि मे बी शायद से कम थोड़ा देखने को मिले, बट जो डिफरेंस है ना मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं आ जाओ। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला बेंचमार्क रन करा वो है वी-रे। इसके अंदर यहाँ पे 50-50x के अंदर हमको देखने को मिलते हैं 19,584 वी सैंपल्स एंड 1200K के अंदर देखने को मिलते हैं 18,231 वी सैंपल्स। यहाँ पे जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो AMD यहाँ पे 7% फास्टर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी ज्यादा निराश मत हो, अभी आगे चलते हैं। Cinebench R20 के अंदर यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर आता है वो है 10,410 50-50x का एंड 1200K का आता है 10,364। प्रीटी क्लोज, काफी क्लोज है। एंड यहाँ पे जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस आया है, जो सिंगल कोर का स्कोर आया 50-50x का है 640 एंड 1200K का है 759। कैन यू बिलीव 759?
बहुत अच्छा स्कोर है ये। इसके अंदर यहाँ पे मल्टी कोर के अंदर तो AMD जो है वो 1% फास्टर परफॉर्म करता है, बट वहीं पे अपना इंटेल 18% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू सिंगल कोर स्कोर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है ब्लेंडर बेंचमार्क। यहाँ पे मैंने BMW वाला यूज करा है एंड यहाँ पे जो वर्जन है वो है 2.93.1 वर्जन। एंड इसके अंदर भी हमको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे जल्दी जिसने रेंडर करा था वो था इंटेल, जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर वो BMW वाले बेंचमार्क को पूरा का पूरा निपटा दिया था। एंड 1550X ने लिया था 94 सेकंड्स। 4 सेकंड्स का डिफरेंस है, बट स्टिल डिफरेंस है तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 4% ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिली है इन 1200 के। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है कोरोना बेंचमार्क। यहाँ पे 1550X विन होता है एंड यहाँ पे उसने लिए 48 सेकंड सीन को रेंडर करने में एंड 1200 के ने लिए यहाँ पे 58 सेकंड्स एंड यहाँ पे 21% फास्टर है AMD अभी भी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है 3D मार्क टाइम्स बाय एक्सट्रीम। इसके अंदर यहाँ पे मैंने CPU स्कोर को कंपेयर करा है एंड यहाँ पे अपना इंटेल के अंदर जो CPU स्कोर मिलता है वो है 9158 एंड यहाँ पे 1550X के अंदर मिलता है 8675। यहाँ पे आपको 5% का डिफरेंस देखने को मिलता है एंड इंटेल यहाँ पे विन होता है। उसके बाद यहाँ पे 3D मार्क के अंदर एक नया बेंचमार्क था जो कि था CPU प्रोफाइल एंड यहाँ पे मैंने वन थ्रेड को कंपेयर करा है, जिसके अंदर यहाँ पे 1550X का जो स्कोर आता है वो है 949 एंड 1200K का जो स्कोर आता है वो है 1107 इसका स्कोर आता है। यहाँ पे 17% का डिफरेंस देखने को मिलता है एंड यहाँ पे इंटेल विन होता है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो की तरफ एंड ये वाला जो बेंचमार्क है ना, इसका मैं आपको ग्राफ तो दिखाने वाला हूँ, बट आपको एक जस्ट छोटा सा मैं आपको बता दूं कि कौन जीता है, कितने सेकंड से विन हुआ है, सब बताता हूँ। यहाँ पे 1200K ने लिए है 208 सेकंड एक स्पेसिफिक फाइल को रेंडर करने में, जो कि आपको पता लग जाएगी कौन सी फाइल है ग्राफ के अंदर। एंड वहीं पे 1550X ने लिया है 198 सेकंड्स। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5% का डिफरेंस है, बट स्टिल प्रीटी क्लोज। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है हैंडब्रेक, जिसके अंदर यहाँ पे इंटेल ने काफी ज्यादा टाइम लिया। उन्होंने लिया इंटेल 1200K ने लिया 80 सेकंड्स एंड अपने AMD ने लिया 44 सेकंड्स एंड 82% यहाँ पे स्लो था इंटेल, ठीक है। एंड ये सारी चीजें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। तो ये है सिंथेटिक बेंचमार्क्स के सारे जो भी थे, मैंने जो टेस्ट करे थे आपको बता दिया है। तो आप लोगों ने सारे के सारे ग्राफ्स को देख लिया होगा, सब कुछ समझ लिया होगा एंड आपको अगर समझ आ गया है तो ये तो पता लग जाएगा कि डिफरेंस इतना रहा नहीं है अब इंटेल और AMD के बीच में, इवन इन मल्टी कोर। यहाँ पे जो भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया है। इंटेल प्रीटी क्लोज है, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर AMD अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे इंटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है ये चीज। मुझे पहले लग रहा था कि मे भी ऐसा हो सकता है कि जब मैं कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलाऊंगा तो उसके अंदर ऐसा हो सके कि क्या पता इंटेल थ्रेड डायरेक्टर इतना अच्छे से काम ना कर पाए एंड वो ये ना समझ पाए कि मुझे अभी एफिशिएंट कोर पे लोड डालना है, फिर पी कोर्स पे या परफॉर्मेंस कोर पे लोड डालना है। जो वहां पे जितने भी बेंचमार्क्स थे जो कि सिंथेटिक लोड को डाल रहे थे, तो वहां पे जब 100% यूटिलाइजेशन थी तो मैं देख पा रहा था कि यहाँ सारे के सारे 16 के 16 कोर्स को वो 100 के 100% पे चला रहा है। बट एक एप्लीकेशन थी जो कि थी सिनेबेंच की R15, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे। इसके अंदर जो आपको यूटिलाइजेशन मिल रही थी, पता है कहाँ मिल रही थी? ई कोर्स पे। एंड यहाँ पे छोटा सा ग्लिच आपको पता लगता है कि हाँ सिनेबेंच R15 के अंदर यहाँ पे जो बेसिकली यूसेज जा रही थी ना, जो लोड डल रहा था वो था 8P कोर्स पे, नहीं 8E कोर्स पे। एंड इससे पता लगता है कि हाँ ये थोड़ा अजीब सा सीन है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस में भी हिंड्रेंस देखने को मिली, जो स्कोर आया वो बहुत ही घटिया देखने को हमको मिला। एंड 8E कोर्स यूज हो रही थी रादर देन 8P कोर्स। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि पुराना भी है R15 तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट हाँ थोड़ा देख के चलना, मैंने आपको बता दिया जो मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज पावर कंजप्शन। यस यू हर्ड इट राइट, पावर कंजप्शन। भाई 1200K का हमने लीक देखा था 300 वॉट प्लस कंज्यूम कर रहा है, क्या ये सच है? वेल यस, बहुत सच्चाई है इस बात में। इसकी जो वीडियो है वो आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर पता लगेगा कि मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड, इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए। 300 वॉट कंज्यूम कर रहा है विदाउट एनी इश्यूज। ओवरक्लॉक करने के बाद 300 वॉट इजीली जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर्स भी अच्छे खासे राइज हो रहे हैं, इवन टचिंग 100 डिग्री सेल्सियस ऑन पी कोर्स। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी
मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब स्टॉक पे नेक टू नेक कंपेयर करा 1550X को एंड अपने 1200K को, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप की पावर कंजप्शन देखने को मिली। तो देखो मैंने यहाँ पे यूज करा है ब्लेंडर का 24 मिनट का साइकिल टेस्ट था एक, जिसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट सीन्स थे, जैसे कि BMW, विक्टर एंड बहुत सारे सीन्स थे। 24 मिनट्स का था टोटल वो सीन, एंड उसको रेंडर करते टाइम जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कंज्यूम करी है वो करी है इंटेल ने। एंड वहीं पे अपने मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, AMD ने यूज या फिर यूटिलाइज करी है 140 वॉट्स के अराउंड, एंड वहीं पे अपना इंटेल कंज्यूम करा था 215 वॉट्स स्टॉक पे। तो कुछ भी छेड़ा नहीं गया, जो स्टॉक पे आपको देखने को मिला वो आपको मैंने बता दिया। AMD में 140 वॉट्स एंड इंटेल में 215 वॉट्स। वहीं पे आपको एक और डिफरेंस बताना चाहूंगा, वो ये है कि AMD ने कम पावर कंज्यूम करते हुए उस सारे के सारे सीन्स को जल्दी रेंडर कर लिया, वहीं पे इंटेल ने ज्यादा पावर कंज्यूम करते हुए उन सारे सीन्स को थोड़ा सा टाइम लिया रेंडर करने में। एंड वो टाइम कितना था जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो टाइम है कितना एक्चुअली में। AMD 5950X ने लिए 1336 सेकंड्स, वहीं पे अपने 1200K ने लिए 1430 सेकंड्स। तो यहाँ पे इंटेल 54% ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, बट यहाँ पे 7% ज्यादा परफॉर्मेंस भी आपको स्लो देखने को मिल रही थी इस स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यह है इसकी पावर कंजप्शन के बारे में, आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप का पावर कंजप्शन है। तो इसी वाले पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलते हैं टेम्परेचर्स की तरफ, एंड वहां पे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या यूज करा, क्या क्या यूज नहीं करा, एंड टेम्परेचर्स आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। यहाँ पे टेम्परेचर टेस्टिंग के लिए मैंने यूज करा है ब्लेंडर का 24 मिनट साइकिल टेस्ट, जो मैंने पहले पावर कंजप्शन के लिए यूज करा। यहाँ पे जो लिक्विड कूलर यूज करा वो है एसूस का Ryujin 2 360 mm वाला लिक्विड कूलर, जिसके जो नॉक्टुआ वाले फैंस है वो चल रहे हैं अराउंड 1950 RPM के अराउंड ऑन एन एवरेज। वहाँ पे जो पंप है वो चल रहा है 3000 RPM ऑन एवरेज पे, एंड यहाँ पे हमको 1550X पे मिलता है 70 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड अपने 1200K के साथ मिलता है 72 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको अगर डाइवर्सिफाई करके बताऊं कि पी कोर्स पे कितना चल रहा था एंड ई कोर्स पे कितना चल रहा था 100% यूटिलाइजेशन पे, तो यहाँ पे जो पी कोर्स थी ना वो स्लाइटली हॉट रन कर रही थी, बिकॉज अगेन उनकी क्लॉक स्पीड हाई है तो हॉट रन करेगी वो, एंड वो परफॉर्मेंस कोर्स है बाय द वे यार ऑब्वियसली। तो वो चल रही थी अराउंड 78 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जो अपनी ई कोर्स है जो कि स्लाइटली कम क्लॉक स्पीड के साथ आती है वो चल रही थी अराउंड 60 की लाइन में चली थी, 60 डिग्री सेल्सियस की लाइन में। ठीक है, तो ये सीन है टेम्परेचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है Asus का ROG Maximus G690 हीरो मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है मेरी टेस्टिंग के टाइम पे ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इंप्रेस्ड हूं इस बोर्ड से टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो कुछ स्पेक्स के बारे में, 20+1 फेस का VRM डिजाइन मिलता है। ये बेस्ड है सॉकेट LGA 1700 पे, जो कि 12 जेन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती है 90 एम्प्स के पावर स्टेजेस विद दिस 20+1 फेस के VRM डिजाइन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। मैं आपको बता दूँ अपने टेस्ट रिजल्ट्स, मैंने यहाँ पे अपने 1200K को, अपना तो नहीं चला जाएगा सॉरी, अपना माल पराया लग रहा है, ठीक है जो भी है। जो यहाँ पे इंटेल कोर i9 1200K है, इसको मैंने ओवरक्लॉक करा है इसकी पी कोर्स को 5.3 गीगाहर्ट्ज पे, एंड इसकी जो ई कोर्स थी उनको मैंने, अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, हाँ अलग अलग ओवरक्लॉक होते हैं, पी कोर्स अलग ओवरक्लॉक होती है एंड अपनी ई कोर्स अलग से ओवरक्लॉक होती है। तो ये एक नई चीज है जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा। मैंने जब खुद इसको यूज करा ना मुझे भी बहुत वियर्ड सा लगा, बट हाँ जो है वो है, पी कोर्स अलग से ओवरक्लॉक होती है, ई कोर्स अलग से मैनुअली ओवरक्लॉक होती है, तो समझ गए होंगे। मैंने इसकी पी कोर्स को करा ओवरक्लॉक टू 5.3 गीगाहर्ट्ज एंड इसकी ई कोर्स को ओवरक्लॉक करा टू 4 गीगाहर्ट्ज, एंड यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर था वो था 22 डिग्री सेल्सियस का, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम VRM टेम्परेचर आया ना फुल यूटिलाइजेशन पे अराउंड 25-30 मिनट बाद सिर्फ 54 डिग्री सेल्सियस, एंड ये एक बहुत अच्छे एंड रिस्पेक्टेबल क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक टेम्परेचर हैं यार VRM के हिसाब से, बहुत ऑसम टेम्परेचर है इवन आफ्टर ओवरक्लॉकिंग दिस 20 लेवल का CPU। यहाँ पे जो VRM के टेम्परेचर थे बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा है इसके टेम्परेचर्स को देख के। वहीं पे जो लिक्विड कूलर है वो है Asus का Ryujin 2 लिक्विड कूलर, Asus का Ryujin 2 360 mm का लिक्विड कूलर, एंड ये लिक्विड कूलर भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो कि इसके अंदर से ना जो ब्लॉक है ना, पहली बात तो जो ईज था ना इसे इंस्टॉल करते वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। क्यों था? बिकॉज जो ब्लॉक है उसमें सिर्फ 2 वायर्स आ रही हैं, एंड वो वायर्स इतनी बढ़िया, एक लगती है कंट्रोलर पे, एक लगती है मदरबोर्ड की USB 2.0 हेडर पे, एंड कुछ नहीं लगाना आपको, सीरियसली कुछ नहीं लगाना। अपने CPU के जो फैंस, सॉरी अपने जो फैंस आपको लगाने रेडिएटर पे, वो भी इस कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स इट। इतना ईज इंस्टॉलेशन है। 25,000 रुपीज़ तक का मिलता है। इसके अंदर आपको 3 नॉक्टुआ के फैंस मिलते हैं जिनकी जो स्पीड जाती है वो है अराउंड 2000 RPM तक की। इनका जो एयर फ्लो भी है ना वो है 71.6 CFM का, जो कि बहुत अच्छा खासा एयर फ्लो है, एंड इनके जो नॉइस लेवल्स है वो बहुत कम है, एंड नॉइस लेवल कम होने के साथ साथ ये परफॉर्म जिस तरीके से करता है इतने अच्छे RPM के साथ, वो मतलब कि सीरियसली
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो जो यहाँ पे इसका मैक्सिमम नॉइस लेवल जाता है इनके फैंस का वो जाता है 29.7 डेसिबल्स का शायद से, आई होप मैंने सही बोला है। इस वाले लिक्विड कूलर के भी कुछ टेस्ट रिजल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, जैसे कि अपना जो 1200K है, फिर से अपना नहीं है भाई, जाना है वो। हाँ, तो वो जो प्रोसेसर है उसके अंदर जब वो आइडल पे चल रहा था एंड यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 1-2% ऐसी चल रही थी, तो जो आइडल टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का। एंड जब मैंने यहाँ पे उस वाले प्रोसेसर पे लोड डाला, स्टॉक पे ये जो भी बात चल रही है सब स्टॉक पे चल रही है, ठीक है, कुछ ओवरक्लॉक नहीं करा गया, पूरा स्टॉक पे। उसके बाद जो यहाँ पे टेम्परेचर गए हैं वो गए हैं मैक्स टू मैक्स 70s की लाइन में। तो बहुत अच्छा एंड बहुत रिस्पेक्टेबल काम कर रहा है इस वाले लिक्विड कूलर ने। एंड बाकी अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, बिकॉज सबसे लास्ट में प्राइसिंग ही मैटर करती है। तो प्राइसिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि AMD का Ryzen 9 5050X जो कि 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स वाला CPU है, ये आज के टाइम पे पता है कितने का मिल रहा है? ये मिल रहा है अराउंड, ये पहले 70,000 रुपीज तक का मिल रहा था। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, जब मैं एक प्रोजेक्ट पे बनाया था ना ओपन एयर फ्रेम वाला प्रोजेक्ट, तो ये 70,000 रुपीज तक का सेल हो रहा था। एंड अभी ये पता है कितने का चल रहा है? 64,000 रुपीज तक का सेल हो रहा है अच्छे खासे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एंड वहीं पे अपने जो 1200K है इंटेल का कोर i9 1200K, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस वो बोला जा रहा है अराउंड 52,000 रुपीज से लेके 56,000 रुपीज तक का, इसी के बीच में लाई करेगा। एंड अगर इस प्राइस पे आता है ना, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या परचेस करना है। ऑब्वियसली आपको इंटेल को परचेस करना है, इंटेल ओवरऑल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट साथ ही साथ ये चीज़ भी कंसिडर करने वाले कि अभी G690 एक अलग चिपसेट है, चलो वो तो छोड़ ही दो। DDR5 मेन इशू है, DDR5 बहुत महंगी रैम है, पहले क्लियर कर दूं, DDR5 सस्ती रैम नहीं आने वाली। तो बेटर ये होगा कि आप DDR4 वाले मॉडल के साथ चले जाओ मदरबोर्ड के, अगर आपको DDR5 में अभी पैसा नहीं लगाना। बट अगर आप लोग थोड़ा फ्यूचर प्रूफिंग तो नहीं बोलूंगा, बट अगर आप लोग चाह रहे हो एक नया प्लेटफॉर्म के साथ आपको मूव ऑन करना है, तो थोड़ा वेट करो एंड आप DDR5 के साथ भी जा सकते हो। आपको आगे चल के और टाइटर टाइमिंग्स वाली रैम स्टिक देखने को मिलेंगी और वैरायटी देखने को मिलेगी। एंड ये था मेरा रिव्यू ऑफ दिस इंटेल कोर i9 1200K। आने वाले टाइम पे इस पे और भी वीडियोस आने वाली है, 2 से 3 वीडियोस और। तो मिलते हैं उन वीडियोस के अंदर। बाकी हैप्पी दिवाली एक बार फिर से। एंड अगर आपको Amazon से कुछ भी परचेस करना है तो नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।